Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है यूसेज ऑफ कंजंक्शंस। तो आइए आज का टॉपिक यूसेज ऑफ कंजंक्शंस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर्स, और कोऑर्डिनेटर्स में भी सबसे पहला क्रम है एंड। एंड इज यूज्ड इन दीज सेंसेस। इन दीज सेंसेस मतलब इन अर्थों में या इन भावों में या इस प्रकार से एंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सेंसेस मतलब सीधा सीधा अर्थ से ये इन अर्थों में एंड का प्रयोग कोऑर्डिनेटर के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले है प्लस और एडिशन। प्लस और एडिशन का मतलब है जोड़ना, जोड़ने के लिए। जैसे 10 एंड 10 इज 20, तो यहाँ एंड की जगह 10 प्लस 10 इज 20, तो प्लस के अर्थ में यहाँ एंड का यूज किया जाता है। हिंदी में कहेंगे तो 10 और 10 20 होते हैं। तो 10 और 10 20, 10 और 10 20, तो 10 और, यहाँ और मतलब प्लस या धन का चिन्ह कहेंगे, हिंदी में कहेंगे और मतलब धन का चिन्ह। तो 10 और 10 का चिन्ह और धन का चिन्ह 10, तो 20। ऑल्सो इन एडिशन टू, तो ऑल्सो का मतलब भी होता है, और होता है, तथा होता है, साथ ही होता है। और इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो इस अर्थ में भी एंड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। शी इज यंग एंड ब्यूटिफुल, तो एंड ब्यूटिफुल का यहाँ एंड का मतलब क्या? इन एडिशन टू बीइंग यंग, यानी शी इज यंग, वह यंग है। इन एडिशन टू दैट, एंड इसके अतिरिक्त वह क्या है? ब्यूटीफुल भी है। या फिर इसको ऐसे कह दे, शी इज यंग ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो एंड का प्रयोग यहाँ पर मतलब इन एडिशन टू और ऑल्सो के अर्थ में यहाँ पर एंड का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का मतलब होता है, आप कह सकते हो नतीजा, परिणाम, क्रम, परंपरा भी होता है सीक्वेंस का मतलब। तो he took out his gun and fired, तो he took out his gun, उसने अपनी गन निकाली और इसके परिणाम स्वरूप, परिणाम क्या हुआ इसका कि उसने उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने उस पर फायर कर दिया। तो यहाँ एंड फायर, तो यह एंड का मतलब क्या है? परिणाम। तो उस मतलब उसका अगला क्रम क्या हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। he took out his gun, तो इसका इसका सीक्वेंस का मतलब क्या है? इसका सीक्वेंस का मतलब क्रम भी होता है। तो इस क्रम में मतलब उसने अपनी गन निकाली और इसके अगले क्रम में उसने क्या किया? एक क्रम तो ये हो गया, गन निकाली। दूसरा अगले क्रम में उसने क्या किया? अगले क्रम में उसने फायर कर दिया। तो यहाँ एंड का मतलब यहाँ किससे? एंड देन से। ही टुक आउट हिज गन एंड देन फायर्ड, तो यहाँ पर एंड देन से है। फोर्थ, यहाँ पर एंड का ही प्रयोग है, लेकिन एंड का प्रयोग यहाँ फोर्थ क्या है? रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस के रूप में। यानी यहाँ भी रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है कि परिणाम के रूप में या परिणाम के अर्थ में यहाँ एंड का प्रयोग हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? स्टडी दिस बुक एंड यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी इस बुक को पढ़ो एंड परिणाम स्वरूप, यानी इसका परिणाम क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, कि तुम्हारी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरह से गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो तुम मुझे खून दो, एंड मीन्स इसके परिणाम स्वरूप आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा। तो इस तरह से इन दिस कंस्ट्रक्शन द इम्पेरेटिव इज प्लेस्ड बिफोर, यानी सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा जाता है इस कंस्ट्रक्शन में, यानी इस तरह के सेंटेंस के या वाक्य के निर्माण में पहले एक इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा जाता है या आता है, एंड एक्सप्रेसेस कंडीशन, और वह कोई कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। यानी कंडीशन मतलब इफ के अर्थ को वह एक्सप्रेस करता है यहाँ पर। एंड द क्लॉज इज प्लेस्ड आफ्टर एंड, और उसके बाद एंड के बाद क्लॉज को प्लेस किया जाता है। दैट एक्सप्रेसेस रिजल्ट, जो कि रिजल्ट एक्सप्रेस करती है, यानी परिणाम बताती है। यानी पहले इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद एंड, और एंड के बाद फिर दूसरी वह क्लॉज लिखी जाती है जो परिणाम बताती है। तो गिव मी ब्लड मीन्स इफ यू गिव मी ब्लड, या क्या है ना, कंडीशन इंप्रूव करता, कंडीशन एक्सप्रेस करती है। तो गिव मी ब्लड का मतलब क्या है? इफ यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू
फ्रीडम, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि मैं तुमको स्वतंत्रता दिलाऊंगा। तो इस अर्थ में भी एंड का प्रयोग किया जाता है कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट के रूप, यानी परिणाम, महत्व, नतीजा, फल के रूप में। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इसमें, फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट है पर्पस, यानी एंड का प्रयोग पर्पस के अर्थ में भी यूज किया जाता है। पर्पस का मतलब क्या है? प्रयोजन कह सकते हैं, आशय कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, एंड मतलब के साथ उद्देश्य कह सकते हैं, इरादा कह सकते हैं। तो पर्पस का मतलब ये होता है इतने अर्थों में या ऐसे इनमें से किसी अर्थ में मतलब एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही केम हियर एंड सॉ हिज मदर, तो यहाँ जो एंड का मतलब है क्या है? वो उद्देश्य होगा। ही केम हियर एंड सॉ हिज मदर, और उसने अपनी माँ को देखा। वह यहाँ आया और उसने अपनी माँ को देखा। एंड सॉ हिज मदर, यहाँ सॉ के बाद ही नहीं आ रहा है। यहाँ वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ ही ऑलरेडी पहले आया तो इसके कॉमन में आ रहा है। लेकिन जब आप कहेंगे कि सेंटेंस है, सेम पैटर्न कैसे है, तब इसमें से ही केम हियर एंड ही सॉ हिज मदर माना जाएगा। तो ही केम हियर टू सी हिज मदर, तो यहाँ एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब ये इन्फिनिटिव यहाँ पर होता है। ये इन्फिनिटिव क्या दिखाता है? ये पर्पस को ही दिखाता है। तो इस तरह से now we'll shift to the other side of the page, and इसके बाद फिर next part, in this construction and is used as a substitute for an infinitive of purpose। मैंने आपको बताया था कि मतलब पर्पस के यानी इन्फिनिटिव के रूप में यहाँ पर एंड का प्रयोग किया जाता है, यानी इन्फिनिटिव के अर्थ में हम कह सकते हैं। 6 पॉइंट इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस का मतलब क्या है? हमेशा चलने वाली, सतत। कंटिन्यूइंग मीन्स सतत कह सकते हो या हमेशा चलने वाली कह सकते हो। और प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है जैसे प्रक्रिया, प्रगति, विकास, कार्यविधि। हालांकि कानूनी कार्यवाही के लिए भी प्रोसेस याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस तरह के मतलब कार्यविधि भी लगा सकते, कानूनी प्रक्रिया भी लगा सकते, कानूनी कार्यवाही भी लगा सकते। तो प्रोसेस का मतलब मेन अर्थ जो है वह है प्रक्रिया। तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस, यानी कि अगर कोई प्रक्रिया कंटिन्यू लगातार चल रही है तो उसको दिखाने के लिए भी हम एंड का या उसके अर्थ में भी हम एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे शी कैन डांस फॉर आवर्स एंड आवर्स, यानी ये जो कार्यक्रम है वो चल रहा है तो उसको आवर्स एंड आवर्स मतलब घंटों तक वह डांस कर सकती है। तो ये दिखाने के लिए हम, यानी उसी को हमने रिपीट कर दिया है, तो वो रिपीट करने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड का जब हम कर रहे हैं तो ये इधर भी नाउन है, इधर भी नाउन है, ये ध्यान आप दे सकते हैं। इसी तरह से द बेबी क्राइड एंड क्राइड मतलब बेबी चिल्ला रही थी, तो चिल्लाने का उसका जो प्रोसेस था वह कंटिन्यू रहा। क्राइड एंड क्राइड मतलब कंटिन्यूड क्राइंग। इसी तरह से यहाँ अगर कहेंगे शी कैन डांस फॉर आवर्स एंड आवर्स मतलब शी कैन डांस फॉर कंटिन्यू फॉर आवर्स, या इस तरह से शी कैन कंटिन्यू डांस, शी कैन कंटिन्यू डांसिंग फॉर आवर्स, इस तरह से कहेंगे, यानी ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो यह आज एंड आज, तो यह एंड का मतलब क्या हो रहा है? फॉर आज, यह एंड का मतलब ये है। तो कंटिन्यू फॉर आज, ये है एंड का मतलब यहाँ। 7th पॉइंट इज ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। तो ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल का मतलब होता है धीमे धीमे। तो ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब धीमे धीमे किसी चीज का बढ़ना या धीमे धीमे किसी चीज का घटना, उसको हम कहते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज, या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज मतलब धीमे धीमे किसी चीज में बढ़ना, या हम कह सकते हैं क्रमिक वृद्धि या क्रमिक विस्तार या फिर क्रमिक घटाव, ऐसे भी हम कह सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ना या धीरे धीरे घटना कह सकते हैं हम इसको, या फिर क्रमिक वृद्धि और क्रमिक विस्तार या फिर क्रमिक घटाव या क्रमिक घटन, ऐसे भी हम कह सकते हैं। जैसे इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, तो कोल्डर एंड कोल्डर मतलब इट इज डिक्रीसिंग,
मतलब इट इज इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो एंड का मतलब क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, तो यह एंड का मतलब क्या है, और धीमे धीमे, इसी तरह से धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर मतलब सर्दी बहुत बढ़ रही है, हिंदी में हम ऐसे कहेंगे। लेकिन ये एंड का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, एंड कोल्डर मतलब एंड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, यानी धीमे धीमे बढ़ भी रही है। तो ये कहने के लिए हम कोल्डर एंड कोल्डर इस तरह से हम कहते हैं। ही इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, तो यहां भी क्या है कि वर्स एंड वर्स मतलब जो वर्स की स्थिति वो धीमे धीमे बढ़ ही रही है, ये कहने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि और धीमे धीमे बढ़ ही रही है। इस अर्थ में हम एंड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। देन 8 पॉइंट इज कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के अर्थ में भी हम एंड का प्रयोग करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक तो सीधा सीधा विरोध होता है, विषमता होती है, उल्टा होता है, विरुद्ध होता है। असमान वस्तुओं की तुलना करने के लिए कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग किया जाता है, और अंतर, तो क्या करने के लिए हम यहाँ कॉन्ट्रास्ट के इतने सारे मीनिंग हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर दिखाने के लिए या असमान वस्तुओं की तुलना, या उल्टा दिखाने के लिए या विरुद्ध दिखाने के लिए। तो विरुद्ध दिखाने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ, तो देयर आर गुड टीचर्स, तो इसके विरुद्ध क्या, एंड बैड टीचर्स एज वेल। तो यहाँ विरुद्ध दिखाने के लिए हमने यहाँ क्या यूज कर लिया, ये गुड और बैड एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमने यहाँ एंड यूज कर लिया, एंड। तो एंड दिखाने के लिए हम एंड मतलब वो विरुद्ध दिखाने के भी अर्थ में हम एंड का प्रयोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में करते हैं। In this construction, nouns joined by and are repeated only once to indicate. In this constructions, nouns joined by and, ऐसे इस construction में वे सभी nouns जो and से जोड़े जाते हैं या जोड़े गए हैं, are repeated only once, वे केवल एक बार ही repeat किए जाते हैं, to indicate contrast, यानी विरोधाभास दिखाने के लिए केवल एक बार ही repeat किए जाते हैं। बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ द सेम पर्सन और थिंग्स, मतलब इस सेम काइंड, एक ही प्रकार की चीजों या एक ही जैसे व्यक्ति के अंदर कोई विरोधाभास दिखाने के लिए एक ही बार वो रिपीट किए जाते हैं, बार बार नहीं। हम मतलब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते टीचर्स एंड टीचर्स एंड टीचर्स एंड टीचर्स, ऐसे नहीं कह सकते। अगर हमने कहा टीचर्स एंड टीचर्स, तो इसका मतलब है कि हमको इसमें विरोधाभास दिखाना है, यानी कि गुड टीचर्स एंड बैड टीचर्स, इसका मतलब ये हो गया। तो एक बार अगर हम एंड लिखते हैं और उसके बाद उसी नाउन को हम रिपीट कर देते हैं, इसका मतलब है कि पहले वाले के जो अर्थ है उसी के विपरीत अर्थ में दूसरा वाला लिया जा रहा है, यह हम कहते हैं। तो चूंकि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं अभी, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में अब दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है बट में भी कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। तो कॉन्ट्रास्ट का तो मतलब विरोधाभासी बताया ही अभी, विरोधाभास इसका मीनिंग होता है विषमता होता है, उल्टा होता है, विरुद्ध होता है, एंड अंतर होता है। असमान वस्तुओं की तुलना के लिए भी कॉन्ट्रास्ट का अर्थ ये भी होता है। लेकिन कंसेशन का मतलब क्या होता है, कंसेशन का मतलब होता है रियायत है, छूट है, गुंजाइश है, स्वीकृति है, अंगीकृत है, अनुमोचन है। तो इनमें से किसी भी अर्थ को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऐसे तो मतलब वो बट का अर्थ या कंसेशन का मतलब क्या है, कोई ऐसे एक्चुअली कंजंक्शंस जो कोई स्वीकृति देते हैं उनको हम कंसेशन वाले कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन दिखाने वाले के अर्थ में भी बट का प्रयोग होता है। जैसे शी इज वेरी रिच बट शी इज अनहैप्पी, तो एक तो हम आप ऐसे कह सकते हो इसको कि शी इज वेरी रिच, ये एक साइड हो गई, और इसका ऑपोजिट क्या हो गया, शी इज अनहैप्पी, इसकी ऑपोजिट साइड हो गई। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ आप दूसरा अर्थ क्या है, कंसेशन। कंसेशन में क्या होता है, एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो शी इज वेरी रिच, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं हालांकि वह बहुत रिच है, बट लेकिन शी इज वेरी अनहैप्पी, लेकिन वह बहुत अनहैप्पी है। तो अगर हम कहते हैं हालांकि वह बहुत रिच है, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर स्वीकार किया, शी इज वेरी रिच, हमने यहाँ स्वीकार किया। तो स्वीकार करने को हम क्या कहेंगे यहाँ, कंसेशन। बट शी इज वेरी अनहैप्पी,
तो इस तरह से शी इज वेरी रिच बट, तो हालांकि जो कंसेशन मैंने कहा है वो किस पर लागू हो रहा है, बट पर लागू हो रहा है। तो इस तरह के कंजंक्शंस, ऐसी तरह के अर्थ दिखाने के लिए यहाँ बट का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब बट का प्रयोग कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन में किया जा रहा है इसी तरह से। जैसे ही इज पोर बट ऑनेस्ट, तो यानी ही इज पोर, वह पोर है यानी ऐसा होते हुए भी, तो ये क्या है, इसलिए यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस तो हम शी इज वेरी रिच को ही कर रहे हैं या ही इज पोर को ही कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन के अर्थ में इसको बट को यहाँ पर माना जाएगा, बट ऑनेस्ट। इसी तरह से नोटिस दैट but introduces a word, phrase, clause contrasting it with what preceded। मतलब यहाँ पर जो है notice that but introduces a word, a phrase और clause। यहाँ पर ये देखिए कि but एक ऐसे किसी शब्द को इंट्रोड्यूस कर रहा है या फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर किसी ऐसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि इसके जस्ट इसके पहले प्रेसिडेड मतलब जो बट से पहले आया है उसके ठीक हुआ विपरीत है। यानी बट से पहले पोर आया है तो ऑनेस्ट क्या है, उसके ठीक विपरीत है। ये देखिए मैंने जैसे कहा कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, तो एडजेक्टिव पोर क्या है एडजेक्टिव, और ऑनेस्ट क्या है एडजेक्टिव, एंड रिच क्या है एडजेक्टिव, और अनहैप्पी क्या है एडजेक्टिव। तो इस तरह से ये एक ही क्लास के शब्दों को ये ज्वाइन करते हैं, इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन के अर्थ में यहाँ पर है, यहाँ पर यह बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए। नोटिस दैट बट इंट्रोड्यूसेस द वर्ड, फ्रेज, क्लॉज कॉन्ट्रास्टिंग इट, यानी कि बट से पहले जो आया है उसका विरोधाभासी उसके बाद में आया है, यह है इसका अर्थ। सेकेंड, येट, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ, यानी इस अर्थ में भी बट का प्रयोग किया जाता है। येट मतलब फिर भी, हाउएवर भी मतलब तथापि यानी कि फिर भी, और इन स्पाइट ऑफ मतलब फिर भी या ऐसा होते हुए भी, तो उसका भी अर्थ फिर भी ही हो जाता है। तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड बट मतलब इन स्पाइट ऑफ, ऐसा होते हुए भी ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से येट, हाउएवर और इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में बट का प्रयोग किया जाता है। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क के कारण और होते हुए, मतलब वह के बावजूद भी वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो यहाँ बट का अर्थ येट, हाउएवर और इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में बट का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज, मतलब बट का प्रयोग डिसएग्रीमेंट और सरप्राइज, यानी कि किसी से असहमत होने के लिए या फिर असहमति के साथ साथ किसी को आश्चर्य में डालने या सरप्राइज करने के अर्थ में भी बट का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। जैसे यू लाइक हर वेरी मच, मतलब तुम उसको बहुत पसंद करते हो, बट आई डिडंट, तो मतलब यहाँ यू लाइक्ड कह देंगे क्योंकि यहाँ हम लाइक डिडंट कह रहे हैं। यू लाइक्ड हर वेरी मच, तुम उसको बहुत पसंद करते थे, बट आई डिडंट मतलब आई डिड नॉट लाइक हर वेरी मच। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों, ये भी सेंटेंस है और आई डिडंट ये भी सेंटेंस है, लेकिन बट ने क्या कर दिया, ये डिसएग्रीमेंट कर दिया और सरप्राइज भी दे दिया इसमें। तो इस अर्थ में भी बट का प्रयोग किया जाता है, यानी बट यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। यू डोंट लाइक मिल्क, तुम्हें मिल्क पसंद नहीं है, बट आई डू, तो ये क्या है, ये भी डिसएग्रीमेंट हो गया। बट आई डू, ये भी क्या था, ये भी डिसएग्रीमेंट था, ये भी क्या है, ये भी डिसएग्रीमेंट है, बट आई डू। तो इस तरह से डिसएग्रीमेंट के अर्थ में भी होता है। दे आर गोइंग टू गेट मैरिड बट दैट्स अनथिंकेबल, तो ये क्या है, ये एक तरह का सरप्राइज हो गया कि वे शादी करने जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ही मतलब ऐसा लगता है कि सोचने योग्य नहीं है, यानी सोच के विपरीत ये चीज लगती है, यानी वो निभा भी पाएंगे अपने इस साथ को या नहीं निभा पाएंगे। तो इस अर्थ में हम यहाँ पर, तो इस तरह से बट का प्रयोग यहाँ इस तरह से एक सरप्राइज दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पर यह एक बट का अर्थ तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट और सरप्राइज है ही है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यहाँ बट का प्रयोग हो रहा है। आपने एंड पढ़ा और बट पढ़ा, अब है आपका
और इज यूज्ड और इज यूज्ड इन दीज सेंसेस, इन अर्थों में और का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले तो है ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, विकल्प कह सकते हो, पर्याय कह सकते हो, दोनों में से कोई एक, ऐसे कह सकते हो कि दोनों में से कोई एक चूज करने की स्थिति को हम ऑल्टरनेटिव कहते हैं। जैसे शी विल बाई अ कार और अ स्कूटर, तो यहाँ पर वह जो है कार है उसके पास ऑप्शन और एक स्कूटर है, तो दोनों में से कोई एक विकल्प चुनने के लिए हम यहाँ और का प्रयोग करते हैं, यानी कि या तो वह कार खरीदेगी, शी विल बाई अ कार, अथवा स्कूटर, अथवा वह स्कूटर खरीदेगी। नोट, or is the more usual in questions because either ... or makes a question very awkward। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि ऑल्टरनेटिव के सेंस में हम और का यहाँ प्रयोग करते हैं, यानी दो विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनने के लिए हम यहाँ पर और का प्रयोग करते हैं। और का हिंदी का जो अर्थ होता है वहाँ अथवा होता है। एंड यहाँ पर नोट है, और इज द मोर यूजुअल इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने में और जो है ज्यादा यूजुअल होता है, यानी प्रचलित होता है। बिकॉज आइदर और, यानी आइदर ... और के साथ अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे क्या होता है? मेक्स अ क्वेश्चन वेरी ऑकवर्ड, यानी आइदर ... और से अगर हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो वह क्वेश्चंस को बहुत ऑकवर्ड बना देता है, यानी बहुत बेढंगा बदरंगा बना देता है, बहुत बैड लुकिंग बना देता है। जैसे इज मैरी अ डॉक्टर और अ नर्स, तो यहाँ तो ये ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते इज मैरी आइदर ए डॉक्टर और अ नर्स, ऐसे हम नहीं कह सकते। अगर ऐसे कहेंगे तो ये कैसे लगेगा? तब ये ऑकवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह इज मैरी आइदर ए डॉक्टर और अ नर्स की जगह हम कहते हैं इज मैरी ए डॉक्टर और अ नर्स, इस तरह से। तो इस सेंस में, यानी इंट्रोगेटिव सेंस में और का महत्व बढ़ जाता है, और इस तरह से और के साथ में हम ऑल्टरनेटिव चूज करने के लिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। एंड इसके बाद है, देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट इज वुड यू लाइक कॉफी और टी। तो यहाँ विकल्प को चुनने के लिए और का प्रयोग हो रहा है, वुड यू लाइक कॉफी और टी, यानी तुम कॉफी पीना पसंद करोगे या कॉफी लोगे अथवा चाय। तो यहाँ पर कॉफी और टी, तो एक ही तरह के दो नाउन है, उनमें से कोई एक विकल्प चुनना है। ऐसे नहीं आइदर कॉफी और टी ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ पे, ये चूंकि क्वेश्चन है तो वुड यू लाइक कॉफी और टी ऐसी तरह से कहेंगे। सेकंड इज नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन यानी कि नकारात्मक स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए, इफ नॉट अदरवाइज, इस मीनिंग में एक तरह से प्रोड्यूस मोर फूड और यू विल पेरिश। तो यह और का मतलब क्या है? इफ नॉट या फिर अदरवाइज। प्रोड्यूस मोर फूड यानी और ज्यादा भोजन पैदा करिए, और मीन्स इफ नॉट, इफ नॉट मतलब इफ यू डू नॉट प्रोड्यूस मोर फूड, या फिर अदरवाइज, और का मतलब अदरवाइज। प्रोड्यूस मोर फूड अदरवाइज यू विल पेरिश, यानी कि अगर तुम खाना और ज्यादा भोजन नहीं उगाओगे या पैदा करोगे, यू विल पेरिश, तो तुम जो है मर जाओगे, सड़ जाओगे, गल जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, मीन्स अन्यथा। सो इफ यू डू नॉट प्रोड्यूस मोर फूड यू विल पेरिश, ये इसका अर्थ हो गया। सेकंड पॉइंट इज स्टार्ट अर्ली और यू विल मिस द बस। तो यहाँ भी और क्या विकल्प चुनने के लिए और का प्रयोग किया गया, यानी अथवा। स्टार्ट अर्ली, या तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, और यानी अन्यथा या अथवा यू विल मिस द बस, तुम जो है बस को मिस कर दोगे। तो यहाँ और का मतलब क्या है? अदरवाइज से है। इसी तरह से या तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अन्यथा आप अपनी बस मिस कर देंगे। तो दैट इज, इसका अर्थ क्या है? इफ यू डू नॉट स्टार्ट अर्ली, यानी अगर तुम जल्दी से स्टार्ट नहीं होगे, यू विल मिस द बस, यानी कि अगर तुम जल्दी से नहीं चलोगे, जल्दी से नहीं निकलोगे, तो तुम अपनी बस मिस कर दोगे, यानी चूक जाओगे बस लेने से। तो इस तरह से यहाँ ये और का प्रयोग हो रहा था, जो कि अदरवाइज के अर्थ में हो रहा था। अगला है नोर और नाइदर। नोर और नाइदर का प्रयोग देखिए क्या कहता है। तो नॉर और नाइदर, नॉर का मतलब तो न ही होता ही है, नाइदर का मतलब भी न ही होता ही है।
नोर नाइदर कैन फंक्शन एज अ कोऑर्डिनेटर, नोर और नाइदर का प्रयोग कोऑर्डिनेटर के रूप में भी किया जा सकता है। नोर और नाइदर कैन फंक्शन एज अ कोऑर्डिनेटर एज वेल, यानी कि कोऑर्डिनेटर के रूप में भी नोर और नाइदर का प्रयोग किया जा सकता है। बिकॉज नोर कैन बी यूज्ड विदाउट नाइदर एंड नाइदर कैन बी यूज्ड विदाउट नोर, क्योंकि नोर का प्रयोग बिना नाइदर के भी किया जा सकता है, नॉर कैन बी यूज्ड विदाउट नाइदर एंड नाइदर कैन बी यूज्ड विदाउट नॉर, और नाइदर का प्रयोग बिना नॉर के भी किया जा सकता है। शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलती है। नोर डू आई, तो इस तरह से यहाँ इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं कहा, नाइदर शी नाइदर प्लेज फुटबॉल, इस तरह से नहीं कहा, बल्कि नोर डू आई, तो यहाँ ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, नाइदर डू आई, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, नोर और नाइदर कैन फंक्शन एज अ कोऑर्डिनेटर एज वेल, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर मतलब अकेले काम कर रहे हैं। एंड बिकॉज नॉर कैन बी यूज्ड विदाउट नाइदर, क्योंकि अकेले अकेले तो ये कोऑर्डिनेटर की तरह भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर यही बात कहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिल एंड येट, तो स्टिल का मतलब हम फिर से हम आपको बता दें कि हम यहाँ कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो स्टिल एंड येट ये दोनों कोऑर्डिनेटर्स की तरह, चूंकि हमने पहली हेडिंग कोऑर्डिनेटर्स की पढ़ी है, तो कोऑर्डिनेटर्स की तरह ही हम इनको यूज कर रहे हैं। तो स्टिल एंड येट का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टिल फिर भी येट भी का भी अर्थ वही होता है। तो स्टिल एंड येट कम एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉजेज, ये क्लॉजेज यानी कि सेंटेंसेस की शुरुआत में आते हैं। दे इंट्रोड्यूस मतलब जिस क्लॉज को या जिस सेंटेंस को ये इंट्रोड्यूस करते हैं उसके शुरुआत में आते हैं ये। जैसे स्टिल कंजंक्शन मीन्स एडमिटिंग दैट, नेवरथलेस यानी फिर भी, और येट मीन्स इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी, ऑल द सेम यानी ऐसा होते हुए भी, नेवरथलेस इसका मतलब ये भी वही हुआ, ऐसा होते हुए भी, एडमिटिंग दैट। यू आंट रिच, तुम अमीर नहीं हो, स्टिल यू कुड डू समथिंग टू हेल्प हिम, फिर भी तुम उसको बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हो। दे आर अगली एंड एक्सपेंसिव, वे जो है अगली है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। येट पीपल बाई देम, और फिर भी लोग उनको खरीदते हैं। तो ये किस अर्थ में हो गया, येट का अर्थ इन स्पाइट ऑफ दैट, यानी ऐसा होते हुए भी लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इस तरह से येट का हमने यहाँ पर यूज किया। स्टिल एंड येट कम एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज दे इंट्रोड्यूस, यानी ये जिस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके शुरुआत में आते हैं। स्टिल एंड येट ऐसे कंजंक्शंस हैं कि ये जिस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं उस क्लॉज के शुरुआत में ही यानी कि बिगिनिंग में ही ये प्रयोग किए जाते हैं या बिगिनिंग में ही आते हैं। ये स्टोरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सो, देयरफॉर और हेंस, तो इनका मीनिंग भी लगभग सेम ही होता है। सो मतलब इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, हेंस भी कहीं ना कहीं इसलिए ही होता है, और फॉर का मतलब बिकॉज भी होता है, और कभी कभी देयरफॉर भी आप लगा सकते हैं, हालांकि फॉर का मतलब क्योंकि या बिकॉज से ज्यादा लगाया जाता है। दीज कंजंक्शंस इन्फर और प्रूव वन स्टेटमेंट फ्रॉम द अदर, तो ये जो कंजंक्शंस है ये इन्फर मतलब लेते, अर्थ लेते हैं या आइडिया लेते हैं, और प्रूव वन स्टेटमेंट या फिर एक स्टेटमेंट को ये प्रूव करते हैं, किसी बात को ये प्रूव करते हैं। फ्रॉम द अदर यानी कोई दूसरे स्टेटमेंट से ये आइडिया लेते हैं, या दूसरे स्टेटमेंट से या दूसरे स्टेटमेंट की तुलना या के अर्थ से ये एक सेंटेंस को या स्टेटमेंट को ये प्रूव करते हैं कि वह स्टेटमेंट सही है। These conjunctions suggest consequence, inference and sometimes purpose, तो ये इस तरह का जो कंजंक्शंस होते हैं ये कभी कभी परिणाम को, कभी कभी इन्फियरेंस को ही, और कभी कभी पर्पस को यानी उद्देश्य को ये कभी कभी दिखाते हैं। He will die someday for men are mortal, वह जो है किसी दिन मर जाएगा, क्योंकि बिकॉज men are mortal, क्योंकि आदमी कैसे होते हैं, मतलब ऐसा कहिए मोर्टल यानी मरने वाले होते, मरने वाले यहाँ मोर्टल मतलब जिसका अंत होता हो, मतलब
जिसका अंत होता हो की जो है मृत्यु 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 होती है, इसलिए वह भी किसी दिन मर जाएगा। तो इस तरह से हम मतलब यहाँ पर ये देखेंगे कि ही विल डाई समडे, क्यों मर जाएगा, या फॉर मैन आर मॉर्टल, क्योंकि मनुष्य कैसे है, मॉर्टल है, इसलिए वह मर जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने मैन आर मॉर्टल का अर्थ हमने क्या किस लिए लिया, ही विल डाई समडे। इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ ये फॉर को लगा करके और इस सेंटेंस का अर्थ इस अर्थ को पूरा करने के लिए लिया। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, दीज कंजंक्शंस इन्फर और प्रूव वन स्टेटमेंट फ्रॉम दी अदर, यानी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को ये प्रूव करते हैं इस तरह के अर्थ के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में। ही वॉज इल सो देयरफॉर हेंस ही वॉज अब्सेंट, और चूंकि वह बीमार था इसलिए वह अब्सेंट था। तो ही वॉज अब्सेंट इस स्टेटमेंट से क्या दिखाया गया, ही वॉज इल, वह बीमार था इसलिए वह अब्सेंट था। तो उसके अब्सेंट होने का कारण क्या था कि वह बीमार था, यानी उसके ये जो स्टेटमेंट है ही वॉज अब्सेंट, इसकी सत्यता किससे पता चल रही है, ही वॉज इल से पता चल रही है। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सत्य प्रूव करते हैं। इसी तरह राम इंजर्ड हिज लेग कॉन्सिक्वेंटली हेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ही कैन नॉट वॉक, और इसलिए वह चल नहीं सकता यानी टहल नहीं सकता। तो ये हम जो है वह टहल नहीं सकता, इसकी ये जो है ये हम किससे कर रहे हैं तुलना, हम कर रहे हैं राम इंजर्ड हिज लेग। तो इससे चूंकि उसकी लेग इंजर्ड हो गई है इसलिए वह चल नहीं सकते, यानी ही कैन नॉट वॉक की सत्यता हम किससे प्रमाणित कर रहे हैं, राम इंजर्ड हिज लेग से प्रमाणित कर रहे हैं। तो इस अर्थ में यहाँ सो देयरफॉर हेंस का यूज किया जाता है। इस तरह के ये कंजंक्शंस होते हैं। इसी तरह से ही वॉज लेट हेंस ही वॉज रिफ्यूज्ड एंट्रेंस, यानी वह लेट था इसलिए उसको एंट्रेंस मना कर दिया गया। तो इसलिए ही वॉज रिफ्यूज्ड एंट्रेंस, उसे क्यों मना कर दिया गया, बिकॉज ही वॉज लेट। तो यानी इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट की सत्यता को मापा जा रहा है या प्रदर्शित किया जा रहा है। माई हेड वॉज पेनिंग, मेरा सिर दर्द कर रहा था। सो आई वेंट टू डॉक्टर, इसलिए मैं डॉक्टर के यहाँ गया। तो उसके डॉक्टर के जाने के कारण की जो सत्यता है वह क्या है, माई हेड वॉज पेनिंग, यानी इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट को सही प्रूव किया जा रहा है। तो इस तरह से ये कहेंगे कि इनका प्रयोग मतलब ये सो देयरफॉर ये जो सेंटेंसेस थे उनका प्रयोग यहाँ पर इस तरह से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉरेलेटिव कंजंक्शंस। आगे तो कॉरेलेटिव कंजंक्शंस है, तो कॉरेलेटिव कंजंक्शंस, अब इसमें कॉरेलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग है अगले पॉइंट में। तो कॉरेलेटिव कंजंक्शंस कैसे यूज होते हैं ये है अगले पॉइंट में। कॉरेलेटिव कंजंक्शंस, तो कॉरेलेटिव कंजंक्शंस का यूज कैसे होता है, तो पोजीशन ऑफ कॉरेलेटिव कंजंक्शंस, सबसे पहले कॉरेलेटिव कंजंक्शंस की पोजीशंस पर ध्यान देना चाहिए। कॉरेलेटिव कंजंक्शंस की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन क्या होती है, कैसे होती है। द कॉरेलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट ओनली यूज्ड इन पेयर्स बट द पोजीशन ऑफ देयर यूज इन अ सेंटेंस इज आल्सो गवर्न्ड बाय सम रूल्स। यानी इसका कहने का अर्थ यह है इन लाइनों का कि कॉरेलेटिव कंजंक्शंस केवल पेयर में ही यूज नहीं किए जाते हैं बल्कि उनका स्थान किसी सेंटेंस में वे कहां पर लिखे जाएंगे उसका स्थान भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह नियमों के द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी नियमों के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी नियमों से तय किया जाता है कि कौन सा कॉरेलेटिव कंजंक्शन कहां पर लिखा जाएगा। यानी वो पेयर में दो पेयर से मिलकर के कॉरेलेटिव कंजंक्शंस बने होते हैं। तो कॉरेलेटिव कंजंक्शंस दो पेयर से तो मिलकर के बने ही होते हैं,
लेकिन और वो पेयर में तो यूज किए ही जाते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। The basic rule of their use is that one part of the pair is used in one part of the sentence. इसका मुख्य नियम यह है कि एक पार्ट उनका एक पार्ट यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक पार्ट सेंटेंस के एक हिस्से में लिखा जाएगा, यानी कंजंक्शन का पहला पार्ट पहले सेंटेंस के किसी हिस्से में लिखा जाएगा, एंड द अदर पार्ट ऑफ द पेयर इन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो दूसरा हिस्सा है पेयर का वह सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लिखा जाएगा। यानी पहला पार्ट तो पहले हिस्से में और दूसरा पार्ट किसी दूसरे सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लिखा जाएगा। फर्दर इससे आगे, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेयर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, फर्दर इससे आगे, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेयर, अगर पेयर का जो पहला हिस्सा है इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, अगर वह नाउन से पहले प्रयोग किया गया है, द सेकंड पार्ट शुड ऑल्सो बी यूज्ड बिफोर अ नाउन, तो जो दूसरा पार्ट है वह भी नाउन से पहले ही प्रयोग किया जाना चाहिए। नॉट बिफोर अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो उसको वर्ब या एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लाइकवाइज इसी तरह से, इफ द फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब, अगर पहला जो पार्ट है वह वर्ब से पहले प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, या फिर एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया गया है या फिर एडवर्ब से पहले प्रयोग किया गया है, द सेकंड पार्ट शुड ऑल्सो बी यूज्ड अकॉर्डिंगली, तो उसका जो सेकंड पार्ट है वह भी इसी प्रकार से यूज किया जाना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। एरर्स आर ऑफन कमिटेड इन देयर करेक्ट एप्लीकेशन, इनके सही एप्लीकेशन में बहुधा मिस्टेक्स की जाती हैं, यानी कि गलतियां की जाती हैं। देखिए मैंने ये पढ़ता तो चलाया हो, लेकिन वहां न समझ में आया हो तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। पहले तो ये देख लीजिए कि ये सभी दो सेंटेंसेस को ये जोड़ रहे हैं, तो इनमें कुछ कोरिलेटिव भी है, कुछ कोऑर्डिनेटिंग भी है, कुछ कोऑर्डिनेटिंग में कुछ सबऑर्डिनेटिंग भी है। कोरिलेटिव तो सभी है। ये इनको कोरिलेटिव कह क्यों रहे हैं? क्योंकि ये पेयर्स में यूज होते हैं, इसलिए इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि पहला सेंटेंस, पहला जो कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो पहला पार्ट होता है वो सेंटेंस के पहले हिस्से में, और जो दूसरा पार्ट होता है, जो पेयर का जो दूसरा पार्ट होता है वह सेंटेंस के दूसरे पार्ट में यूज किया जाता है। और अगर पहला वाला नाउन से पहले है तो दूसरा वाला भी नाउन से पहले, पहले वाला सब्जेक्ट से पहले तो दूसरा वाला भी सब्जेक्ट से पहले, अगर पहला वाला वर्ब से पहले तो दूसरा वाला भी वर्ब से पहले, पहला वाला एडजेक्टिव से पहले तो दूसरा वाला भी एडजेक्टिव से पहले, पहला वाला ऑब्जेक्ट से पहले तो दूसरा वाला भी ऑब्जेक्ट से पहले। इस नियम को फॉलो किया जाएगा। आप देखते हैं, आई शैल आइदर रीड और राइट अ स्टोरी, तो यहाँ पर देखिए आइदर और दो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, एंड यह आइदर जो आया है वो रीड यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आया है, तो इसलिए और भी यहाँ राइट यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आया है। ये नियम यहाँ पर लागू होगा। ये सेंटेंस पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में ये वर्ब है, वर्ब से पहले और आया है, और ये रीड है, पहले सेंटेंस की वर्ब रीड है, रीड से पहले आइदर आया है। इस तरह से इनकी पोजीशन बहुत आवश्यक है। सेकंड सेंटेंस है, ही इज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर करेजस। ही इज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर करेजस में नाइदर जो आया है वह स्ट्रॉन्ग से पहले, यानी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आया है। नॉर करेजस में करेजस एडजेक्टिव है और ये नॉर उससे पहले आया है। तो इस तरह से ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस के पहले पार्ट में एडजेक्टिव से पहले नाइदर आया है, तो दूसरे सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एडजेक्टिव से पहले नॉर आया है। यह ध्यान देने वाली बात है। इसी तरह से बोथ मोहन एंड राम हैव पास्ट, तो यहाँ देखिए बोथ जो है वह सब्जेक्ट से पहले आया है, मोहन से पहले, तो एंड जो आया है वह भी राम से पहले आया है। तो बोथ मोहन एंड राम हैव पास्ट, इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाता है। दोनों में बोथ और राम, बोथ और एंड दोनों सब्जेक्ट से पहले आए हैं।
फोर्थ सेंटेंस इज दो ही इज पोर येट ही इज ऑनेस्ट। तो ये जो दो वर्ड है ये ही से पहले आया है, यानी सब्जेक्ट से पहले आया है, इसलिए येट जो है ये भी ही इज यानी कि सब्जेक्ट से पहले आया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही है। आई विल गो वेदर ही कम्स और नॉट। तो यहाँ पर आई विल गो वेदर यहाँ सेंटेंस से यानी सब्जेक्ट से पहले आया है। वेदर ही कम्स यानी ही से पहले वेदर आया है, और दूसरा और भी कहाँ माना जाएगा, ही से पहले ही माना जाएगा। ये नॉट का मतलब क्या, और ही डज नॉट कम, और ही डज नॉट कम, तो और को यहाँ ही से पहले ही माना जाएगा यानी सब्जेक्ट से पहले ही माना जाएगा। सिक्स्थ, ही विल नॉट ओनली इनकरेज यू बट ऑल्सो हेल्प यू। तो ये नॉट ओनली कहाँ आया है, इनकरेज यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आया है, तो इसलिए बट ऑल्सो भी कहाँ आएगा, वर्ब से पहले आएगा। तो ये वर्ब से पहले, बट ऑल्सो हेल्प यू, तो ये बट ऑल्सो कहाँ आया है, वर्ब से पहले आया है। इसी तरह से वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, तो लेस्ट कहाँ आया है, यू से, यानी कि यू से पहले आया है। लेकिन चूंकि ये शुड है तो शुड पर जो मैंने अभी इतने जो रूल्स पढ़े हैं वो रूल इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि शुड जो होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है और लेस्ट कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि वर्क हार्ड लेस्ट यानी ये दूसरे सेंटेंस से पहले लेस्ट आ जाता है, नहीं सब्जेक्ट से पहले लेस्ट आ जाता है यहाँ पर। 8 पॉइंट इज नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो यहाँ भी नो सूनर जो है वह ही हैड नो सूनर ये होता है एक्चुअली। तो नो सूनर कहाँ आया है, सब्जेक्ट से पहले आया है, नो सूनर ही रीच्ड, तो इस तरह से देन भी कहाँ आया है, सब्जेक्ट से पहले आया है। इसी तरह से 9th सेंटेंस है, इट वॉज हार्डली स्केर्सली 10 o'clock व्हेन आई कॉल्ड। तो यहाँ पर हार्डली स्केर्सली 10 o'clock से पहले आया है। यहाँ पर भी ये इसका भी कुछ इस तरह का टाइप होता है कि इस पर भी ये नियम अप्लाई सीधा सीधा नहीं होता है। एंड ही इज एज मच ग्रीडी एज मिजरेबल। तो एज मच ग्रीडी, ये एज किससे पहले आया है, उतना जितना इसका अर्थ होता है, और मच ग्रीडी यानी कि एडजेक्टिव से पहले एज आया है। तो यहाँ भी एज किससे पहले आया है, एडजेक्टिव से पहले आया है। तो इसलिए इन नियमों को याद रखने की आवश्यकता रहेगी। एंड इसके बाद फिर मोर यूसेस ऑफ कंजंक्शंस, कुछ और भी कंजंक्शंस के यूज हैं। इसका अगला टॉपिक यह है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। रूल 1, आइदर और, नाइदर डॉट 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 नॉर, आइदर डॉट 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 और एंड नाइदर डॉट 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 नॉर। ये मतलब पहला ही नहीं दूसरा भी, और इसका नाइदर नॉर मतलब पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं, इनका मतलब अर्थ यह है। तो आइदर और एंड आइदर नॉर कैन बी यूज्ड एज कंजंक्शंस, इनका प्रयोग कंजंक्शंस की तरह भी हो सकता है, एंड ऑल्सो एज प्रोनाउंस, और इनका प्रयोग प्रोनाउंस की तरह भी हो सकता है, एंड एडजेक्टिव्स, और इनका प्रयोग यानी आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग कंजंक्शन की तरह भी हो सकता है, एडजेक्टिव्स की तरह भी हो सकता है, एंड प्रोनाउंस की तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो एज प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स दे आर यूज्ड ओनली फॉर 2 persons और थिंग्स। प्रोनाउंस के रूप में और एडजेक्टिव्स के रूप में तो ये केवल 2 व्यक्तियों या 2 चीजों के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं। बट एज कंजंक्शंस दे कैन बी यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2। लेकिन कंजंक्शंस के रूप में ये 2 या 2 से ज्यादा के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, as correlative conjunctions they can be used for 2 or more than 2 persons or things। लेकिन दूसरे शब्दों में एक correlative conjunction के रूप में they can be used for 2, ये 2 के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, और more than 2 persons or things, 2 से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी ये प्रयोग किए जा सकते हैं। As for example, neither Ram nor his father nor even his friend could be of any help to me। तो यहाँ यानी राम नहीं, उसके पिता भी नहीं, और nor even his friend, और उसके दोस्त भी नहीं, could be of any help to me, मेरी कोई हेल्प कर सके या मेरे किसी काम आ सके। तो यह neither राम यानी कि nor his father nor even his friend,
यहाँ क्या कहा गया है, वैसे तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में ये दो के, वैसे तो ये इनके लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन उस अर्थ में ये केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो से ज्यादा तीन के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, तीन से ज्यादा के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, या यहाँ पर है। नाइदर पावर नॉर वेल्थ नॉर पोजीशन कैन होल्ड बैक द मार्च ऑफ लॉ, यानी कि ना ही ताकत, ना ही धन और ना ही आपकी पोजीशन या स्थिति यानी कि आपका पद कैन होल्ड बैक द मार्च ऑफ लॉ, यानी कि कानून की गति को या कानून के मार्च को नहीं रोक सकते। यानी आपकी जो पावर है, राजनीतिक शक्ति है, वो आपका धन या फिर आपका पद, ये इनमें से कोई भी कानून की गति को नहीं रोक सकता है। यह है इसका अर्थ। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि नाइदर, नॉर और फिर नॉर, यानी ये एक, दो से ज्यादा, तीन के लिए प्रयोग हो रहा है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में केवल ये दो के लिए ही यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह तीन के लिए यूज हो रहा है कंजंक्शन के रूप में। आइदर माई फादर और माई ब्रदर और माई अंकल विल हेल्प मी इन माई आवर ऑफ नीड। तो यहाँ भी आइदर और या फिर और, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये तीन के लिए भी यूज हो रहा है। आइदर माई फादर, या तो मेरे पिताजी, और माई ब्रदर अथवा मेरा भाई, और माई अंकल अथवा मेरे चाचा जी, विल हेल्प मी, मेरी मदद करेंगे, इन माई आवर ऑफ नीड, मेरी जरूरत के टाइम पर ये लोग मेरी मदद करेंगे। आइदर कानपुर और लखनऊ और आगरा विल बी गुड इनफ टू सेटल डाउन आफ्टर रिटायरमेंट। तो यानी आइदर कानपुर और लखनऊ और आगरा, यानी या तो कानपुर या फिर लखनऊ या आगरा विल बी गुड इनफ, मेरे सेटल डाउन होने के लिए, रिटायरमेंट के बाद इनमें से तीन में से कोई एक जगह सही रहेगी। तो यहाँ भी कानपुर, लखनऊ और आगरा, मतलब तीन स्थानों के लिए ये कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में ये केवल दो के लिए प्रयोग हो सकते हैं, और कंजंक्शन के रूप में ये दो से ज्यादा के लिए भी प्रयोग हो जाते हैं। देन इज नॉट आइदर डॉट 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 और, तो नॉट आइदर के साथ में हमेशा नॉर आता है, यही यहाँ पर है। आफ्टर नॉट आइदर वी शुड यूज और, तो और का प्रयोग करना चाहिए नॉट आइदर के साथ। और जैसे योर फ्रेंड इज नॉट आइदर रीजनेबल, तुम्हारा जो फ्रेंड है या तो वह रीजनेबल नहीं है, फिर यहाँ और फेयर, या फिर वह फेयर यानी कि वास्तविक नहीं है, सज्जन नहीं है, या फिर वह ईमानदार नहीं है। इसी तरह से दिस बुक इज नॉट आइदर एग्जॉस्टिव, यह बुक या तो एग्जॉस्टिव नहीं है और अप टू डेट, या फिर अप टू डेट नहीं है। तो यहाँ और का मतलब अथवा से है। तो यहाँ नॉट आइदर के साथ हमेशा, अगर हमने पहले नॉट आइदर यूज किया है किसी भी वजह से, तो इधर दूसरी तरफ हम और यूज करते हैं, नॉर वगैरह नहीं। थर्ड रूल इज नो, नॉट, नेवर एंड डॉट 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 और। तो यहाँ भी देखने वाली बात यह है कि नो, नॉट, नेवर के साथ में और का प्रयोग किया जाता है। इफ इन अ सेंटेंस देयर कम्स नो, नॉट, नेवर एंड आफ्टर देम अ फुल क्लॉज, और इसके बाद पूरा क्लॉज आता है, फुल क्लॉज आता है, द क्लॉज वुड बी कनेक्टेड बाय द कंजंक्शन और। तो वो जो क्लॉज है वो कंजंक्शन और से कनेक्ट किया जाएगा, नॉट नॉर, नॉर से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, और से कनेक्ट किया जाएगा, नॉर से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। ही हैज नो रिलेशन और फ्रेंड हु कैन सपोर्ट हिम। तो यहाँ पर देखिए नो आ गया है, तो यहाँ पर और के साथ जोड़ा जाएगा, नॉर के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। तो ही हैज नो रिलेशन और फ्रेंड, उसका कोई रिश्तेदार नहीं और कोई मित्र भी नहीं है, हु कैन सपोर्ट हिम, जो उसको सपोर्ट कर सके। ही हैज नॉट अ रिलेशन और अ फ्रेंड, यहाँ नॉट आया है तो यहाँ भी और आया है, यही इसमें हमें पढ़ना है, सीखना है और देखना है। एंड देन इज ही हैज नॉट अ रिलेशन और अ फ्रेंड हु कैन सपोर्ट हिम, देन इज ही डज नॉट हैव अ रिलेशन, तो यहाँ नॉट आया है तो यहाँ फिर क्या है, और आया। ही डज नॉट हैव अ रिलेशन और अ फ्रेंड हु कैन सपोर्ट हिम, तो यहाँ भी और आया है, नॉट के साथ और आया है। इसी तरह से आई नेवर लिव्ड देयर, फिर यहाँ पर चूंकि नेवर आ गया तो और इवन वेंट देयर बिफोर, और वहां पर मैं पहले कभी गया भी नहीं हूं, तो यहाँ पर और आया है। तो दिस इज, ये एक्सरसाइज 1 के लिए था ये पूरा वीडियो,
और यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद एक्सरसाइज 2 के लिए अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 में जिन नियमों का प्रयोग किया जाना है उनको हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो वीडियो है यह एक्सरसाइज 1 के लिए वीडियो था। इस वीडियो को आप देखें, प्रैक्टिस करें इसकी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।